वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण लावत और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। और ये है हमारा थर्ड लेक्चर और आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है भाई। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, ठीक है। 3 एक्सिस लेते हैं हम, एक्स वाई जेड, और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम किसी पॉइंट की पोजीशन बता देते हैं कि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या है। इस तरीके से हम बताते हैं, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, ये जेड एक्सिस है, एंड दिस इज़ ओरिजिन, ठीक। तो लेट्स सपोज यहाँ कोई पॉइंट है इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ठीक। तो मैं क्या बताऊँगा कि ये एक्स में कितना है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताऊँगा। ये वाई में कितना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट बताऊँगा। और ये जेड में कितना है, अगर ये आगे या पीछे है प्लेन के, तो मैं इसकी पोजीशन बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं जेड एक्सिस हटा दूँ, है ना, तो सिंपल फिर एक्स वाई में यानी प्लेन में बताते हैं हम कि भाई ये पॉइंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से इसकी दूरी है 3 मीटर और हाइट इसकी है 4 मीटर, तो हम बोलेंगे एक्स में इसकी पोजीशन है 3, ठीक है, और वाई में इसकी पोजीशन कितनी है 4, तो 3 4। ये क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक। तो जब हम 3 एक्सेस बना लेते हैं, एक्स वाई जेड, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फिर उसकी पोजीशन बताते हैं पॉइंट की, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने क्लास 10th में 9th में पढ़े हैं, ग्राफ में पॉइंट मार्क करने, है ना। ठीक। तो एक वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। मान लो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को बोल रहा हूँ ओरिजिन। इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिन। और ये जो है ये बॉटल है इंक की, इसकी पोजीशन मैं उस ओरिजिन से बताना चाह रहा हूँ, ठीक। तो लेट्स सपोज ये तो हो गया इस डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक। और इस तरीके से क्या है, जेड एक्सिस है, ये वाला एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस, ठीक, ओके। अच्छा, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई पहले आप मान लो ये पोजीशन है, पहले आप क्या चलो कुछ मान लो ये हमने इतना सा डिस्टेंस ए 1 यूनिट मान लिया, दिस इज़ 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक। तो 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो अब मैंने बोल दिया कि आप पहले 5 यूनिट एक्स में चलो, ठीक। उसके बाद मैं बोलता हूँ 1 2 3 यूनिट लगभग आप कहाँ चलो, वाई में चलो, यानी कि आप 5 यूनिट एक्स में चलो, 3 यूनिट वाई में चलो, और उसके बाद फिर जेड में भी चलो, ठीक। मान लो 8 यूनिट जेड में चला और मैं कहाँ आ गया, इंक पे, बॉटल पे आ गया। सही बात है कि नहीं। मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, उसको ओरिजिन माना, और मैंने क्या बोला कि आप 5 यूनिट पहले एक्स में चलो, ठीक, 3 यूनिट वाई में चलो, और उसके बाद 7 या 8 यूनिट जेड में चलो। तो मैं कहाँ आ गया, इंक पे। तो मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस में चल के, वाई एक्सिस में चल के, और जेड एक्सिस में थोड़ा सा डिस्टेंस चल के मैं इस इंक की बॉटल की पोजीशन बता सकता हूँ, ठीक। अच्छा, इंक की जो दूरी है, इंक की बॉटल की जो दूरी है ओरिजिन से, वो है ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है, दूरी है ओरिजिन से इंक की बॉटल की, है ना। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी, यानी इसका पोजीशन वेक्टर, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक, क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट वहाँ से यहाँ तक, है ना। स्ट्रेट लाइन दूरी जो होगी पॉइंट से इसकी दूरी, ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट इसका, और ये डायरेक्शन हो गई, है ना। ये क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, ठीक। तो ये एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में क्या है, पोजीशन वेक्टर है। समझ में आ रही है बात। लेकिन उस पोजीशन को बताने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप एक्स में चलो, कुछ आप वाई में चलो, कुछ आप जेड में चलो, तो आप इनकी पोजीशन पे आ गए। तो ये जो आर पोजीशन वेक्टर है, मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक, कैसे लिख सकता हूँ, देखो
हमने क्या किया कि हमारे पास जो ये 3 एक्सिस हैं, है ना, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, मैंने बोला कि मैं x एक्सिस इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो मैंने एक यूनिट वेक्टर सेलेक्ट कर लिया और उसको मैंने बोला आई कैप। तो आई कैप क्या होता है, x एक्सिस की डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर। सिमिलरली मैंने y एक्सिस की डायरेक्शन वाला एक वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, उसको मैंने बोला j वेक्टर, ठीक, यानी यूनिट वेक्टर, ठीक। और उसी तरीके से मैंने z एक्सिस की डायरेक्शन में एक वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, उसको मैंने बोला k वेक्टर। तो ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। i वेक्टर जो है x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, j वेक्टर जो है j कैप यूनिट वेक्टर है y डायरेक्शन का, और k कैप यूनिट वेक्टर है z डायरेक्शन का। तो मैं अभी क्या बोल रहा था तुमसे कि जो पोजीशन है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, फ्रॉम द ओरिजिन में कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो जो पोजीशन वेक्टर है उसका r वेक्टर, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आप x में कुछ चलो, x में कितना वेक्टर सेलेक्ट कर लूँ मैं, मान लो i कैप इज यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो मैं यहाँ पे अगर मान लो ये इतनी डायरेक्शन, इतना वेक्टर जो है, सॉरी, इस डायरेक्शन में इतना बड़ा वेक्टर जो है वही तो है आई कैप, एक यूनिट, ये डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, और ये वेक्टर कितना हो गया आई कैप। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आई वेक्टर यानी आप आई का डिस्टेंस चलो 5 टाइम्स। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 5i चलो, पहले कितना डिस्प्लेसमेंट करो 5i, उसके बाद फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप y एक्सिस में चलो, कितना 3। तो मैं बोल रहा हूँ फिर आप j वेक्टर चलो 3 यूनिट, 3 यूनिट का j वेक्टर ले लो आप, है ना, मतलब 3j ले लो। j क्या है 1 वैल्यू, यानी उसका 3 गुना ले लो, यानी 3j y डायरेक्शन में। और उसके बाद फिर आप z डायरेक्शन में, यानी कि मान लो 8 यूनिट z डायरेक्शन का वेक्टर ले लो, यूनिट वेक्टर में 8 मतलब 8k वेक्टर ले लो, 8k कैप वेक्टर इन z डायरेक्शन। तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप जो पोजीशन मैंने दिखाई थी आपको इंकी बॉटल की, वहाँ पहुँच जाओगे। तो यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है ना। क्या है दूसरा तरीका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप, है ना। x क्या है, कितना आपको x में चलना है, y क्या है, कितना आपको y में चलना है, और z क्या है, कितना आपको z में चलना है, ठीक है। ये तो मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ। फोर्सेस या और कोई भी वेक्टर है, सबको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो एक सिंपल वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। अच्छा, अब ये जो r वेक्टर था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ओरिजिन है और ये जो इंक की बॉटल है ना, यहाँ से यहाँ तक ये r पोजीशन वेक्टर है, इसकी जो ये मैग्नीट्यूड है, इसकी जो ये दूरी है, ये मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड में कैसे निकाल सकता हूँ। तो मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होगा इसका, √(x² + y² + z²। जैसे कि इंक वाले केस में यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन दूरी होगी वो कितनी होगी, √5² + 3² + 8², ठीक है। इस तरीके से हम एक वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है, दोनों वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में दे रखे हैं मेरे को। तो मान लो मुझे एक वेक्टर दे रखा है 5i + 2j + 4k, और मेरे को दूसरा वेक्टर दे रखा है 3i - 3k - 2k, है ना। इस तरीके से दे सकते हैं मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मेरे से बोला a + b निकालो, यानी रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट कितना हो गया a + b। तो आपको कुछ नहीं करना, i के साथ i वाला ऐड कर दो, j के साथ j वाला ऐड कर दो, और k के साथ k वाला ऐड कर दो। सिंपल कितना हो जाएगा 7i, ये हो जाएगा -j, और ये हो जाएगा +2k, है ना। तो इन दोनों का सम हुआ, हमको क्या मिला 7i - j + 2k। a + b को मैंने क्या लिखा है, रिजल्टेंट। अब इनके एडिशन का अगर आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई,
7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माना ये 7 यहाँ -1 और यहाँ 2 उसका होल स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। तो फाइनली हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। समझ में आई बात? ए का भी अलग से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बी का भी अलग से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मिला उसका भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। वही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, ठीक। अच्छा, बात कर लेते सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, है ना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी कुछ नहीं खास है, सीधा सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। जैसे यही है, हमने अपने पास a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी वैक्टर, ठीक। तो आप क्या करो, i वालों में से i वाले माइनस कर दो, j वाले में से j वाले माइनस कर दो, और k वाले में से k वाले माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस 5j, है ना, और 4 माइनस -2 कितना हो गया, 6k। सिमिलरली इसको भी आप कोई नाम देना चाहते हैं इस वेक्टर को, तो रिजल्टेंट तो मैं नाम नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा इसको, क्योंकि ये सम नहीं है, सब्ट्रैक्शन है। तो मैं इसको एस वेक्टर दे देता हूँ नाम, है ना। एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है अगर आपको, तो आप क्या करो, x जो कोफिशिएंट है i का उसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और जो k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके रूट में निकाल लेंगे आंसर, ठीक। तो इस तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज वेरी इजी, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मान लो एक सवाल है, हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, दिस इज अ वेक्टर वी हैव, ठीक। फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के बता दो भाई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर 1 में फॉर्मूला पढ़ाया था कि फुल वेक्टर का फॉर्मूला होता है फुल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर का, कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो कंप्लीट वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे जो भी नंबर आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक। सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर आपको एक यूनिट वेक्टर, आपको एक वेक्टर दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक। तो असल में वो आपसे यही पूछ रहे हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। कैसे, मान लो ये ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में 1 यूनिट का जो वेक्टर हुआ वही तो हुआ ए कैप। तो भैया ए कैप इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इसी के पैरेलल तो है, इसी के पैरेलल तो है ए कैप। तो यानी इनडायरेक्टली वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि इसी के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालो, यानी इसी का यूनिट वेक्टर निकालो। तो सेम ही आंसर, सेम ही सॉल्यूशन हमको फॉलो करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला गया है कि भाई आपको दिए गए हैं 2 वेक्टर्स, है ना, 2i प्लस 3j प्लस 2k, और दूसरा वेक्टर है 4i माइनस 2j माइनस k। तो वेक्टर्स आपको दे दिए गए हैं, ठीक। आपसे बोला है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो दोनों का रिजल्टेंट ही निकालो। रिजल्टेंट इज सिंपली एडिशन a प्लस बी कर देंगे, a प्लस बी करेंगे तो 2 प्लस 4 कितना आ गया 6i
3 माइनस 2 कितना आ गया j, और 2 माइनस 1 कितना आ गया, माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस क्या आ जाएगा। तो ये हमारे पास r वेक्टर आ गया। अब इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर, तो इसी का यूनिट वेक्टर तो निकालना है भाई, ठीक। तो इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर कैप इज इक्वल टू कंप्लीट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो यानी कंप्लीट वेक्टर तो हम अभी निकाल ही चुके हैं, प्लस 6i प्लस जे प्लस के एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ये हो गया आपका 36, 37, 38, अंडर रूट 38। तो दिस इज यूनिट वेक्टर पर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। भाई पैरेलल ही तो होगा, इसी का ही तो यूनिट वेक्टर है, वो इसी के पैरेलल होना है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अ बॉडी इज गिवन 2 वेलोसिटीज, साइमल्टेनियसली, है ना, एक साथ 2 वेलोसिटी दे दी उसको, एक बॉडी को हमने। अ बॉडी इज गिवन 2 वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, है ना, एक 30 मीटर पर सेकेंड, एक 40 मीटर पर सेकेंड, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, है ना। 1 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। ठीक, तो पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी का क्या निकालो, डायरेक्शन और रिजल्टेंट। तो बहुत इजी है, स्टार्टिंग के ही पहले दूसरे लेक्चर में हमने लॉस को डिफाइन किया था। तो आप खुद सोचो कि आपने ये नॉर्थ डायरेक्शन मान लो और ये ईस्ट डायरेक्शन मान लो, तो ये बॉडी है हमारे पास। बॉडी को ईस्ट में आपने कितनी दी वेलोसिटी, 30 मीटर पर सेकेंड, और आपने नॉर्थ में कितनी दी है, 40 मीटर पर सेकेंड। पैरेललोग्राम लॉ लगाता हूँ, मान लो ये मेरा v1 वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा v1 वेक्टर है और ये मेरा v2 वेक्टर है, ठीक। v2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, और v1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। मैं पैरेललोग्राम लॉ यहाँ अप्लाई करता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करूँगा तो इसके पैरेलल यहाँ इसके टॉप से एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से तो ऑलरेडी मैंने शुरू करी है, ठीक। तो यहाँ तो कोई चेंजेस मेरे को करने नहीं है। अब इसके पैरेलल इसके टॉप से एक लाइन खींचूंगा, है ना, यहाँ से यहाँ मैं इसको जोड़ दूंगा। दिस इज योर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मीन्स v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, यानी यही आपकी क्या है, नेट वेलोसिटी है, ठीक। अब देखो दो तरीके हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने के, 2 तरीके हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये फॉर्मूला। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखो, v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। cos 90 क्या होता है, 0, cos 90 0 होता है, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो रिजल्टेंट आ गया आपका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर, 30, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर और ये हो गया 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमको कितना मिल गया, 50 मीटर पर सेकेंड। नेट वेलोसिटी कितनी आई, 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो एंगल है उस एंगल को हम बोलते हैं बीटा, ठीक। तो यहाँ पे हम tan बीटा अप्लाई कर देंगे। मैंने आपको tan बीटा का फॉर्मूला लिखवाया था, tan बीटा का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला था वो, tan बीटा का फॉर्मूला था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, शायद यही फॉर्मूला था, है ना। तो देखो एक तरीका तो ये, लेकिन यहाँ डायरेक्टली मुझे और कुछ भी दिखाई दे रहा है, उस चीज़ पे आप ध्यान दो। यहाँ पे tan बीटा अप्लाई करो तो दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये हाइट है, बेस ये डिस्टेंस है। ये हाइट है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और ये बेस है 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर बनती है ये चीज़, अगर डायग्राम से पॉसिबल है tan बीटा देख के लगाना, तो आप वो लगाइए, वो एकदम छोटा पड़ेगा। तो tan बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से, परपेंडिकुलर तो हो गया ये जो भाई ये हाइट और ये हाइट तो सेम ही है ना, ये हो गया 40 और बेस कितना हो गया हमारा ये 30, यानी कि 4/3। तो बीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 4/3, ठीक है भाई।
तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और भी एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपने रिजल्टेंट का यहाँ फॉर्मूला आपने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखो इस डायग्राम को, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये जो फॉर्म हो रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक, तो ये रिजल्टेंट है भाई, ये V1 है तो ये भी तो V1 ही है, ये हाइट, सॉरी ये V2 वेलोसिटी है तो ये हाइट भी तो V2 है, ये V1 है ये V2 है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल सकता था पाइथागोरस लगा के ना। रिजल्टेंट क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो देखो वही करा है हमने। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है अगर, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं ना, सब जगह ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। चलो।